सारे फायर फाइटर्स इकट्ठे बैठ के एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो डिस्कस कर रहे थे कि अक्सर ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब विक्टिम्स बहुत इंजर्ड हो जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उन्हें फर्स्ट एड की जानकारी लेनी चाहिए जिससे एटलीस्ट इंजर्ड लोगों को फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल तक रेस्क्यू किया जा सके। यहाँ पर जियान सॉन्ग को सजेस्ट करता है कि क्यों ना एक मेडिकल टीम को यहाँ बुलाया जाए जिससे वो हमें फर्स्ट एड के साथ साथ कॉम्प्लेक्स इंजरीज की भी जानकारी दे दें और हम उनके साथ कोलैब करके आगे बढ़ें। इसके बाद जियान सीधे कमिश्नर के पास जाकर ये आइडिया प्रपोज करता है। कमिश्नर को जियान की थॉट बहुत आइडिया लगती है, तो वो इस बात को हाई कमान तक पहुंचाकर इस पर काम करने की बात पर एग्री हो जाती है। कुछ दिनों बाद सॉन्ग और जियान दोनों हॉस्पिटल में आए थे ताकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट से अपने आइडिया को डिस्कस करके उनसे कोलैब करने का प्रपोजल रख सकें। तभी अचानक सुजिन सॉन्ग से टकरा जाती है और जियान सू से पूछता है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? सू हाँ बोलती है जबकि सॉन्ग ना बोलता है और जियान समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इधर चैन भी अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया था। वो शू से मिलकर कहता है चलो साथ में लंच करते हैं, मगर शू बहुत बिजी थी तो वो मना कर देती है। तभी चैन और सॉन्ग का आमना सामना हो जाता है। जियान चैन से सॉन्ग को इंट्रोड्यूस कराता है, मगर दोनों ने एक दूसरे को खतरनाक लुक देना जारी रखा था और जिस तरह से दोनों एक दूसरे से ग्रीट करते हैं जियान समझ जाता है ये अजनबी तो नहीं है और दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं। फिर कुछ दिनों बाद शू अपनी मेडिकल टीम के साथ फायर स्टेशन में आती है तो सारे के सारे उन्हें वेलकम करने के लिए खड़े थे। शू और सॉन्ग एक दूसरे को अपना इंट्रो देकर हाथ मिलाते हैं। सारी टीम स्टेशन का विजिट कर रही थी जब सुजिन सॉन्ग के कमरे के बाहर आती है तो सॉन्ग उसे आगे बढ़ने का इशारा कर देता है, मगर जियान उसे रूम में बुला लेता है। सॉन्ग उठकर चला जाता है तब जियान शू से कहता है कि यही वो लड़का है ना जिसे तुम लाइक करती हो? शू सिर्फ स्माइल करती है। अगले दिन सू की टीम सॉन्ग की टीम के साथ ट्रेनिंग करने जाती है। जब सॉन्ग सू के पास आकर उससे कहता है कि हमारी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, तुमसे नहीं हो पाएगी और तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था क्योंकि यहाँ आकर तुमने अपने लिए और हमारे लिए मुसीबत ही बढ़ा ली है। कहीं ऐसा ना हो कि ग्राउंड में जाने के बाद हम लोगों को बचाने के बजाय तुम्हें ही रेस्क्यू करना पड़े। आगे से सू बहुत पोलाइट होकर कहती है अगर हम दोनों साथ में कोलैब करेंगे तो किसी को भी किसी को बचाना नहीं पड़ेगा। रात में जियान सॉन्ग से कहता है तुम्हें इन गर्ल्स के साथ पोलाइट बिहेव करना चाहिए क्योंकि हमें इन लोगों की ज़रूरत है, इन लोगों को हमारी नहीं। नेक्स्ट डे हमें रेस्क्यू स्टेशन का सीन फायर फाइटर्स को CPR और उससे रिलेटेड ट्रेनिंग देने वाली थी। वो कहती है इस ट्रेनिंग के लिए मुझे एक बंदा चाहिए जिस पर मैं ट्रेनिंग परफॉर्म करूंगी। पहले तो जियान उठता है मगर बाकी के टीम मेंबर उसे रोककर कहते हैं कि सॉन्ग को जाना चाहिए। फिर सॉन्ग सू के आगे लेटा होता है और सू बता रही होती है कि ब्लीडिंग कैसे रोकनी है। फिर सू सॉन्ग से कहती है कि आगे की जानकारी के लिए तुम्हें अपनी शर्ट उतारनी होगी। सॉन्ग पहले तो शर्माता है मगर फिर शर्ट उतार देता है। फिर वो सबको बताती है अगर किसी को सफोकेशन होने लगे तो उसे कैसे ट्रीट करना है। वो कुछ पॉइंट्स ऐसे बताती है जहाँ से सिम्टम्स आइडेंटिफाई होते हैं। अब बाकी की लड़कियां तो सॉन्ग को छूने के लिए बेचैन बैठी थी मगर सू को कहाँ बर्दाश्त था, सो वो लड़कों को बुलाने लगती है और उन्हें एक एक करके पॉइंट बताती है जिस पर डायग्नोसिस किया जाना होता है। सारे लड़के पॉइंट के बहाने सॉन्ग को छू छू कर देखते हैं जिससे सॉन्ग को बड़ी शर्म आ रही थी, सो वो उठकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेडिकल स्टाफ की लैडर क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग होनी थी, सो हर मेडिकल स्टाफ के साथ एक फायर फाइटर को अटैच कर दिया जाता है और जब सू की बारी आती है तो उसके साथ जियान सॉन्ग को अटैच करता है, मगर सॉन्ग अपने जूनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। वो काफ़ी एक्टिंग करता है कि किसी तरह से ये मुसीबत टल जाए, मगर सॉन्ग उसकी जान नहीं छोड़ता। फिर वो सभी डॉक्टर्स को लैडर से जल्दी नीचे उतरना सिखाते हैं। इसके बाद सू और सॉन्ग जिम में मिलते हैं जब वो दोनों ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे थे। जब सू उससे पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, अगर ऐसा ही करना है तो अभी के अभी क्लियर कर दो। इस पर सॉन्ग उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में लोग गॉसिप करें। सू गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो उसे लेग क्रैम्प्स हो जाते हैं। सॉन्ग उसकी मदद कर रहा था और दोनों इतना ज़्यादा खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कब बाकी के लड़के उनके पास आकर खड़े हो गए। जब दोनों को यह एहसास हुआ तो दोनों ही बहाने बनाकर वहाँ से चलते बने। इधर यूजी एक आर्ट गैलरी में पार्ट टाइम जॉब करने लगी थी जिसे चैन ने ही अरेंज कराया था।
वो जियान को थैंक्स कहती है और कहती है यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। दूसरी तरफ रात में सॉन्ग अपने डॉग मैंग को लेकर वॉक कर रहा था जब शूजिन वहाँ आती है, और जब उसे पता चलता है कि इस डॉग का नाम मैंग है तो उसे बहुत अजीब लगता है। शो जल्दी से ही डॉग से फैमिलियर हो जाती है। इस पर सॉन्ग का कहना है कि तुम दोनों एक ही फैमिली के हो ना, इसीलिए फैमिलियर हो। फिर दिखाते हैं कि रात में एक जगह बस जा रही थी जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें बहुत सी फैमिलीज थी। इसकी वजह से रात में ही रेस्क्यू डिपार्टमेंट में फायर अलार्म बज उठता है और इस बार फायर फाइटर्स के साथ साथ मेडिकल स्टाफ भी मिशन पर जा रहा होता है। और दूसरी तरफ एक्सीडेंट की जगह पर बस खाई के बीचों बीच खड़ी थी। जरा सी हलचल होती और वो सीधे खाई में जाकर गिर जाती। मगर उस पर भी उसमें एक पैसेंजर ऐसा था जो सबकी मदद करके उन्हें बाहर निकाल रहा था। मगर तभी वो बस उस बंदे और 2-3 लोगों के साथ ही खाई में गिर जाती है। तभी रेस्क्यू वाले भी वहां आ जाते हैं। वो सभी को लेकर ऊपर आ गए थे, मगर वो लड़का जिसने सबकी जान बचाई थी अभी भी खाई में ही था। उसकी फ्रेंड के जरिए सॉन्ग को पता लगता है कि वो कहाँ हो सकता है। तभी उन्हें उनकी लोकेशन मिल जाती है, मगर वो बहुत गहरा इंजर्ड था। सॉन्ग सू के साथ नीचे खाई में उतरता है, जहाँ सू उसे ड्रिप लगाती है और कुछ इंजेक्शंस भी, जिससे वो होश में आ जाता है। और फिर वो उससे बातें करके सब कुछ पूछने लगती है ताकि वो फिर से ना बेहोश हो जाए। फिर सभी उसे स्ट्रेचर के जरिए ऊपर एम्बुलेंस में लाके डाल देते हैं और अब तक सुबह भी हो गई थी। इधर डिपार्टमेंट में मीडिया कवरेज चल रही थी, जिसके तहत ली सॉन्ग से बातें करने आई थी। जब दोनों को साथ में शो देख लेती है और उसकी जेलसी उस शो के फेस पर आ गई थी। ये बात ली और सॉन्ग दोनों ही जान गए थे। सॉन्ग शो के पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? इस पर शो कहती है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो, फिर ये सब क्यों पूछ रहे हो? तब सॉन्ग उससे कहता है कि सालों पहले तुम मुझे डिश करके गई थी और अब भी मेरे प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दे रही, तो खुद को प्रिपेयर कर लो कि मैं जल्दी ही तुमसे मूव ऑन करके शादी करूंगा और हमारे बच्चे भी होंगे। कुछ दिनों बाद फायर फाइटर्स की एक टीम एक बिल्डिंग में इंस्पेक्शन के लिए आई थी, जिसमें जियान, सॉन्ग और मिस ली भी थे। वो जगह जगह चेक करके एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे जब यहाँ पर उस फैक्ट्री का मालिक आकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने लगता है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, मगर ली ने पता लगा लिया था कि आग केरोसिन की वजह से लगी थी। तभी वो ऑनर कुछ गुंडों को बुलाकर उन्हें धमकाने लगता है और फिर फायर फाइटर्स और गुंडों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और तब तक पुलिस भी वहाँ आ गई थी और पीछे पीछे डॉक्टर्स की टीम भी। वहाँ पर एक गुंडे की ड्रेसिंग शू कर रही थी। जब पास से सॉन्ग गुजरता है तो वो सॉन्ग को धमकाने लगता है। सू को उस गुंडे पर गुस्सा आ गया था तो उसने एक स्प्रिट की पूरी बोतल ही उसके घाव पे खाली कर दी, जिससे उससे बहुत जलन हो रही थी। उसकी यह हरकत सॉन्ग को बहुत पसंद आई थी। इसके बाद फाइटर्स अपने ट्रक में बैठ जाते हैं, जबकि जियान शो से बातें करने लगता है। उन दोनों को बातें करते देख सॉन्ग बहुत जेलस फील कर रहा था और उसका बुरा हाल हो रखा था। जब जियान को ये बात पता चलती है कि सॉन्ग उन्हें देख रहा है तो वो उसे जलाने के मारे और हंस-हंस कर शो से बातें करने लगता है और आग में घी का काम पीछे बैठे फायर फाइटर्स कर देते हैं। दूसरे दिन सॉन्ग, जियान और ली अपने बॉस के ऑफिस में जाते हैं डांट खाने, मगर इस बार बॉस उन्हें डांटता नहीं बल्कि उनके साथ उन्हें सपोर्ट करता है। वो कहता है मेरे सुपीरियर्स ने मुझे बहुत डांटा है, मगर मैं तुम लोगों के साथ हूँ। ऑफिस से बाहर आते ही जियान सॉन्ग से कहता है कि स्टेशन में हर तरफ ये गॉसिप है कि डॉक्टर शू इसी फायर फाइटर्स को लाइक करती है और मुझे लगता है वो फाइटर मैं हूँ। देखा नहीं उस दिन लड़ाई के बाद वो कैसे मुझसे बात कर रही थी। जियान अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते जा रहा था और शो को लेकर कहता है कि वो कितनी कोल्ड हार्टेड है और मुझे ना ऐसी ही लड़कियाँ पसंद है। अब तो सॉन्ग का बर्दाश्त भी जवाब दे गया था। वो जियान से कहता है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते, मगर मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। सॉन्ग इतना ज़्यादा जेलस हो गया था कि वो जियान से कह देता है कि मैं उसे इतना लाइक करता हूँ कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब तो जियान की हंसी निकल जाती है और सॉन्ग उसे किक करके वहाँ से चलता बनता है। अगले दिन जिन गुंडों से फायर फाइटर्स की फाइट हुई थी, उनकी शिनाख्त के लिए उन फाइटर्स को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, जहाँ सारे गुंडे उनका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि हमें तो बस छोटी मोटी पनिशमेंट मिलेगी और फिर हम फ्री हो जाएंगे। मगर एक पुलिस वाला उन्हें बताता है कि तुम लोगों ने यूनिफॉर्म पहने पब्लिक सर्वेंट पर हमला किया था, जिसके तहत तुम लोगों को डबल जुर्माना होगा और 3 साल की कैद होगी। अब तो गुंडों का बैंड बजा था
वो फौरन ही उन फाइटर्स के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। रात में स्टेशन की सफाई करते वक्त लड़कों को कुछ स्ट्रीट कैट्स मिलती हैं जिनको सभी खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो खा नहीं रही थी। यहाँ पर शूजिन भी थी जो उस कैट को चेक कर रही थी जो खाना नहीं खा रही थी। वो लड़कों को बताती है ये ठीक है, बस थोड़ी सी डरी हुई है। सारे लड़के उससे कहते हैं कि आप इसे अपना पेट बना लीजिए, आपका घर तो बहुत बड़ा है, इसे रहने की जगह मिल जाएगी। इस पर सू कहती है कि मुझे डर है कि अगर ये मेरे पास रही तो ये मेरी ही तरह बिल्कुल अकेली हो जाएगी। सू की बात पीछे खड़ा सॉन्ग भी सुन रहा था। सॉन्ग को देखकर सभी उसके डॉग के बारे में बातें करने लगते हैं, तो बताता है कि मैं जल्दी ही उसे हैंड ओवर कर दूंगा। इस पर सू कहती है कि लगता है जो भी तुम्हारे पास रहना चाहते हैं उनकी तरफ तुम कुछ भी फील नहीं करते। सू के टोन को सुनकर सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन शू जियान के पास कुछ रिपोर्ट सबमिट करने आती है और वहाँ रखी चाय की कप से चाय पीने लगती है, जिसे सॉन्ग ने अपने लिए रखा था। सॉन्ग उसे वो कप लेकर उसे नया कप दे देता है और खुद उसी कप से चाय पीने लगता है। ये देखकर जियान दोनों को छेड़ने लगता है। कुछ दिनों बाद सॉन्ग सू को एक गिफ्ट देता है जिसमें 2 फिशेस थी। वो बताता है तुम्हें इन्हें फीड कराने की जरूरत नहीं, इनका इकोसिस्टम है, ये अपनी लाइफ खुद ही चला लेंगी। और सॉन्ग तो सॉन्ग ठहरा। साथ ही साथ वो शू को टोन भी करता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ ये फिश ही मैच करती हैं। शू भी अपना कर्जा उतारते हुए सॉन्ग को एक टर्टल गिफ्ट करती है। आज चन शू को कॉल करके उसे शॉपिंग पर चलने को बोलता है। एट द सेम टाइम सॉन्ग और याजिन भी शॉपिंग पर आए हुए थे। दोनों का आमना सामना हो जाता है। चन और सॉन्ग जितना एक दूसरे को नहीं देखना चाहते थे उतना ही उनका आमना सामना होता रहता था। सॉन्ग गुस्से में शू से कहता है जल्दी से अपनी शॉपिंग खत्म करो और स्टेशन में रिपोर्ट करो। चन कहता है तुम सिर्फ फायर फाइटर्स के बॉस हो, डॉक्टर्स के नहीं। और जब शू एक चिप्स की पैकेट ट्रॉली में डालती है तो चन उसे डांट कर कहता है कि जंग से दूर रहो। सॉन्ग समझ गया था कि वो उसे ही कह रहा था और दोनों के बीच तू मैं बढ़ जाती है। इस बार शू ने सॉन्ग का साथ देने का डिसाइड किया था और वो उसके साथ जाने लगती है और चन को दिखाने के लिए सॉन्ग शू की ट्रॉली में 2 पैकेट चिप्स और डाल देता है। अगले दिन सॉन्ग को पता चलता है कि डॉक्टर्स को उनके हॉस्पिटल वापस भेजना है और ये सब शू की मॉम ने कराया था। इसके बाद सॉन्ग को चन की मदर के साथ मीटिंग करते दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों ही काफ़ी तीखी बातें कर रहे थे और उनके पेरेंट्स को लेकर वो टॉन्ट भी कर रही थी। वहाँ से चला जाता है। इधर सॉन्ग जब डिपार्टमेंट में आता है तो वहाँ कुछ गर्ल्स वाटर प्रेशर पाइप को चलाने की जिद कर रही थी, मगर जब वो पाइप उन्हें उठाना होता है तो उसका फोर्स हैंडल नहीं कर पाती और सारा का सारा पानी सीधे शूजिन के ऊपर आके गिरता है। अब जब शू कपड़े चेंज करने जाती है तो सॉन्ग उसका गार्ड बनकर बाहर खड़ा था। शू ने सॉन्ग के कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर सॉन्ग शू के बाल ड्राई कर रहा था और पास्ट का एक सीन आता है जब ऐसे ही बारिश में भीग जाने पर सॉन्ग शू के बाल ड्राई कर रहा था और यहीं पर दोनों की फर्स्ट किस भी हुई थी। बैक टू प्रेजेंट शू सॉन्ग से उसके बारे में पूछने लगती है कि इन 10 सालों में उसने क्या क्या किया, जिस पर सॉन्ग कहता है जो बीत गया उसका मेकअप नहीं किया जा सकता। जिस पर शू कहती है हर बार मैं तुम्हारी तरफ आगे आने का एफर्ट करती हूँ, मगर तुम हो जो बार बार एक बॉर्डर लाइन ड्रा कर देते हो। सॉन्ग कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, वैसे भी हम कल से एक दूसरे से कम ही मिल पाएंगे। जिस पर शू कहती है तो बेहतर तो यही है कि हम एक दूसरे से मिले ही ना, और फिर अपने कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। शू फायर स्टेशन में अपना लास्ट विजिट कर रही थी जब उसे अपना वही पिक वाला लाइटर मिलता है जिसे 10 साल पहले शू ने सॉन्ग को दिया था। इसके बाद सभी डॉक्टर्स को सी ऑफ करते हैं। सॉन्ग अपने रूम में बैठा खिड़की से सब कुछ देख रहा था और उसे पास्ट का एक सीन याद आता है जब वो मिलिट्री में था और अपने मिशन पर जाने वाला था। तब उसने शू को एक लेटर लिखा था कि शायद इस मिशन में मैं बच ना सकूं, मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुमसे मिलने से पहले मैं एक अनरियलिस्टिक पर्सन था, मगर तुमसे मिलने के बाद मैं रिस्पॉन्सिबल और रियलिस्टिक हो गया हूँ। इसके बाद सॉन्ग अपने मिशन पर निकल जाता है और दुश्मन को मारते मारते एक गोली उसे भी लगी थी, मगर जब उसकी आंखें बंद हुई तो उसके सामने सिर्फ शू का ही चेहरा था। इधर शू अपने फिश के साथ बैठी थी और सोच रही थी कि पता नहीं अब सॉन्ग को कब देख पाएगी, और इधर सॉन्ग की भी यही हालत थी। शू आगे की कहानी जानने के लिए स्टे कनेक्टेड, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।